नमस्कार, हरियाणा एग्ज़ाम अपडेट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था 23 अक्टूबर 2022 को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का कि हम जो जीएस के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हम डिटेल में कवर अप करेंगे। उनसे रिलेटेड जो तथ्य रहेंगे उनको हम करेंगे, जो कि आने वाले हरियाणा हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हाई कोर्ट के, वो डिटेल या तो वो रिपीट होते हैं या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है हमारी? नील नदी है। नील नदी की लंबाई कितनी? 6650 मीटर है। 6650 किलोमीटर जो है नील नदी की लंबाई है। अब बात करें नील नदी की, तो नील नदी कहाँ का उद्गम स्थान कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। ठीक है, विक्टोरिया झील है कहाँ पर? तो यह है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर जो है विक्टोरिया झील है हमारी। ठीक है, और ये इसके ऊपर एक बांध भी बना हुआ है जो कि मिस्र में बना हुआ है। ठीक है, उस बांध का नाम क्या है वो आपको बताना है कमेंट में, कौन सा बांध बना हुआ है। तो नील नदी जो है हमारी कौन कौन से देशों से गुजरती है? युगांडा से गुजरती है। युगांडा, इथोपिया, सूडान और मिस्र। ठीक है, ये इन देशों से जो है ये हमारी जो नील नदी है यहाँ से गुजरती है। और नील नदी जो है युगांडा के अंदर जो है, नील नदी जो है एक बांध बनाती है मिस्र के अंदर। उस मिस्र के अंदर एक बांध बनाती है, उस बांध का नाम है आसवान बांध। नील नदी पर एक बांध बनाया हुआ है मिस्र के द्वारा, वो है आसवान बांध। काफ़ी फेमस बांध है। ठीक है, आसवान बांध का वो कहाँ पर है? मिस्र के अंदर है, नील नदी के ऊपर है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा मरुधान्य कौन सी नदी बनाती है? तो सबसे बड़ा मरुधान्य जो है नील नदी बनाने का काम करती है। मरुधान्य कौन सी नदी बनाती है? तो वह है नील नदी। ठीक है, नील नदी की मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो है श्वेत नील। श्वेत नील जो है नील नदी की सहायक नदी है। ठीक है, श्वेत नील। और एक है नीली नील। नीली नील भी क्या है, जो सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं नील नदी की। ठीक है, तो इतना था नील नदी से जो डिटेल के जो क्वेश्चंस थे, जो भी नील नदी से ज़्यादा क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। आगे पूछा गया है, पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप लॉन्च इन अगस्त 2022 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेनली एम एट। ये ऐप जो लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो बच्चे 2 साल से कम एज के हैं तो उनको जो उनकी जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, उनके लिए गाइड किया जा सके। उसके लिए जो है ऐप जो शुरू की गई थी, पालन 1000 नेशनल कैंपेन, और एक पेरेंटिंग ऐप इनकी शुरू की गई थी। ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए इस कैंपेन को। आगे क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द फर्स्ट प्लेयर टू विन अर्जुन अवार्ड। क्रिकेट के अंदर जो अर्जुन अवार्ड अगर सबसे पहले अगर किसे मिला है, वो है मिला है सलीम दुरानी को। सलीम दुरानी को जो अर्जुन अवार्ड सबसे पहले मिला था। और सलीम दुरानी कहाँ थे? ऑलराउंडर थे ये। ठीक है, ऑलराउंडर प्लेयर थे। और इनका अगर बर्थ की बात करें, अफ़गानिस्तान में इनका जन्म हुआ था। अफ़गानिस्तान में पहली इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज़ हुई थी उसको जिताने में इनका काफ़ी योगदान था सलीम दुरानी का। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड, दूसरे पेपर में पूछा गया कि अर्जुन अवार्ड क्रिकेटर जो हैं विराट कोहली, उनको कब मिला था? तो अर्जुन अवार्ड विराट कोहली को मिला था 2013 में। ठीक है, तो वहीं से घूमा फिरा कर इससे रिलेटेड जो दूसरे क्रिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अगले एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया था। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक की फॉर्म नहीं है। 2 तरह का म्यूज़िक होते हैं मेनली, तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक होते हैं, कर्नाटकी म्यूज़िक होता है। ठीक है, कर्नाटकी म्यूज़िक होता है, एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता है। ठीक है, तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक की बात करें तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक की 10 शैलियाँ होती हैं। मुख्य 10 शैली हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक की, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ हिंदुस्तानी म्यूज़िक की कौन कौन सी शैली है। इनमें से है ये जो निर्वाल है, वैसे जो नहीं है, जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक की शैली नहीं है, निर्वाल नहीं है। इसके अलावा जो ख्याल है, तारना है, ठुमरी है। ठीक है, ध्रुपद हो गया, ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग,
चतुरंग, तराना, तराना, सरगम और ठुमरी। ठुमरी हमने यहाँ भी पढ़ा था, ख्याल, तराना, ठुमरी, ये 3 हो गए। इसके अलावा 7 और हैं जो कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक के टाइप हैं, ठीक है ना, उनकी फॉर्म है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डेप्थ ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो की लंबाई कितनी है। जो मोहनजोदारो की जो डेप्थ है कितनी है, यानी कि उसकी गहराई कितनी है, जो मोहनजोदारो के अंदर जो डेप्थ है, तो उसकी 7.97 फीट है, ठीक है। 7.97 फीट जो है इसकी लंबाई है। अगले पेपर में ये पूछ लिया गया था कि इसकी लंबाई कितनी है, तो वो 28 फीट के आसपास शायद इसकी लंबाई है, ठीक है, 28 मीटर के आसपास है, ठीक है। वो आगे हम क्वेश्चन करेंगे जब उसको मैं क्लियर कर दूंगा कि वो फीट मीटर में है, ठीक है। 7.9 फीट जो है मोहनजोदारो की डेप्थ है, जो मोहनजोदारो के अंदर जो मिला था। मोहनजोदारो है कहाँ पर, तो ये है हमारा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, मोंटगोमरी नामक स्थान पर। आगे है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज रेज टू, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर जो 1 करोड़ तक का भी इन्वेस्टमेंट अगर करेगा तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर रखा जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होता है, कंपनी को जो टैक्स से रिलेटेड सहूलियत दी जाती है और जो ग्रांट्स जो होती हैं वो कंपनी को मिलती रहती हैं। जो भी पॉलिसी जो लाई जाती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, ठीक है। अभी बात करते हैं आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान द रोलिंग प्लान्स कम इनटू इफेक्ट। ये रोलिंग प्लान क्या था कि 1980 से लेकर 1985 तक एक प्लान आया था जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चली। इस बीच में क्या होता है कि इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो गिर जाती है, मोरारजी देसाई सरकार में आता है, जो कि जनता पार्टी से जिनका संबंध था। मोरारजी देसाई क्या करते हैं कि वो मोरारजी देसाई जो कि जनता पार्टी से संबंध रखते थे वो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, और उन्होंने क्या करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना को वहीं पर रोक देते हैं। इसकी जगह पर वो एक मिलर मॉडल लाकर आते हैं, जो कि रोलिंग प्लान जो कि मिलर के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि विकासशील देशों से भी नीचे श्रेणी में आते हैं उन देशों के लिए एक मॉडल तैयार किया था मिलर ने, जिसका नाम था रोलिंग प्लान। उस प्लान को जो है मोरारजी देसाई लागू करते हैं। तो ये जो प्लान था ये इसको बोला जाता है दूसरा जो अवकाश था, ठीक है, दूसरा अवकाश बोला जाता है पंचवर्षीय योजना को। पहला जो था 65 के युद्ध में जब लड़ाई होती है चीन के साथ में, जब काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है इंडिया को, अकाल भी पड़ता है, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ में भी लड़ाई हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको प्रभावित होती है। उसके बाद में पहला जो अवकाश एक जो पंचवर्षीय योजना का अवकाश लिया जाता है। दूसरा अवकाश आप देख सकते हैं यहाँ पर है जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, ठीक है। अब रोलिंग प्लान लागू कब से कब तक रहा था, तो उनकी सरकार जो रही थी 1978 से लेकर 80 तक ये प्लान रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना की जो 5 पंचवर्षीय योजना के अंदर बेनिफिट क्या था, तो नाबार्ड जो आप सुनते हैं, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर हुई थी, 5th पंचवर्षीय योजना के अंदर हुई थी, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना, ठीक है। तो नाबार्ड का काम आपको पता होगा, एग्रीकल्चर जो लोन देने का काम करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ग्रामीण सेक्टर के अंदर लोन देने का काम करता है, बैंकों को देता है, किसानों को, सरकार को लोन प्रोवाइड करता है ये बेसिकली राज्य सरकारों को। आगे है विच टीम डिड इंडिया बीट टू क्लिंच द 2022 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप टाइटल एट द कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर अंडर-20 मैच होता है, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का ये मैच होता है। इसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर ये मैच जीत लेता है, ठीक है। अब बात उड़ीसा से हो रही है। कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी जो बन रहा है वो है उड़ीसा के अंदर बन रहा है, ठीक है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो हॉकी इंडिया है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उड़ीसा है। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है हॉकी इंडिया को स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है। मैन और वुमेन दोनों को स्पॉन्सर करने का काम उड़ीसा की सरकार करती है, उड़ीसा राज्य करता है, ठीक है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, और जगदीश मुखी जो है इनके गवर्नर हैं।
जगदीश मुखी गवर्नर हैं। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के नेता थे ये जगदीश मुखी भी। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द प्रेसिडेंट अपॉइंट एनी अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस व्हेन द चीफ जस्टिस इज एब्सेंट। इसमें पूछा गया है कि मान लीजिए अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट रहते हैं या उन पर कोई किसी भी तरीके की उन पर कोई कार्रवाई होती है या वो उपस्थित नहीं होते, तो सुप्रीम प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है आर्टिकल 126 के अंदर, वो किसी को भी जो उनसे नीचे के जज हैं उनको वो चीफ जस्टिस के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं आर्टिकल 126 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 126 के अंदर। ठीक है, तो हमें ना जो हमारा एक जो भाग 5 है संविधान का भाग 5, उसके अंदर कोर्ट्स के बारे में देखा, वो डिटेल में पढ़ना है। उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा विद ट्रिक्स के साथ में, जिसे आप आसानी से कर पाएंगे, उसे काफ़ी कम समय के अंदर। अब कुछ मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जैसे इसमें पूछा गया आर्टिकल 136 का, तो आर्टिकल 136 जो है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश से संबंधित है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में अपील के से संबंधित है। ठीक है, 136। अब 126 आपने देख ही लिया, जब कोई सुप्रीम जो प्रेसिडेंट को पावर देता है अगर वो चीफ जस्टिस बनाने के लिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए, अगर प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 146 के बारे में बताएं तो सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके खर्चों से रिलेटेड है। ठीक है, कर्मचारी अधिकारी के खर्चों से रिलेटेड है। ठीक है, खर्च का वहन जो कहाँ से किया जाएगा वो आर्टिकल 126 के अंदर 146 के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो ये थे जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जो कोर्ट से रिलेटेड थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस एंड स्टेट ऑफ हिज ओरिजिन इज इनकरेक्टली मैच, यानी कि जो डांस है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है। आप जानते हैं कथक जो डांस है कहाँ पर किया जाता है। कथक जो डांस है ये किया जाता है उड़ीसा के अंदर, ये डांस किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कथक डांस किया जाता है। इसके जो प्रमुख जो नृत्य थे, जिनके भी जो डांसर थे, ठीक है, वो कौन थे? बिरजू महाराज थे, जिनकी अभी मृत्यु भी हुई है। ठीक है, माधुरी दीक्षित के जो गुरु थे, जो जिन्होंने कथक सिखाया था, वो किसने सिखाया था? बिरजू महाराज ने ही माधुरी दीक्षित को जो है कथक सिखाने का काम किया था। ठीक है, बिरजू महाराज को। अब बात करते हैं कच्चीपुड़ी की। कच्चीपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का डांस है। ठीक है, क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम केरला का है। ठीक है, सत्रिया जो है इसको कहा जाता है कि ये न्यूली डांस है असम का, क्लासिकल डांस जो ऐड किया गया है। ठीक है, सत्रिया असम के अंदर किया जाता है सत्रिया नृत्य। और सत्रिया नृत्य से ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो वह असम से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई खास बस इतना ही बहुत है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री वॉन ए गोल्ड मेडल इन ओपन सेक्शन ऑफ 44th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 के अंदर 44वां चेस ओलंपियाड होता है। ठीक है, ये चेस ओलंपियाड कहाँ पर होता है? ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर होता है। ठीक है, चेन्नई के अंदर होता है। और इसको जीतने का काम जो करता है, गोल्ड मेडल जीतने का काम करता है, वो उज्बेकिस्तान करता है। ठीक है, उज्बेकिस्तान इसमें विजयी रहता है। चेन्नई के अंदर होता है। इसका जो शुभंकर था वो थम्बी था। थम्बी था क्या? ये घोड़ा है, घोड़े को जो है घोड़े टाइप में है, इसको थम्बी नाम दिया गया था। ठीक है, घोड़ा या गधा टाइप में कुछ था, उसको बनाया गया था शुभंकर इसका। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर हुआ था, चेन्नई के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के सीएम जो आपको कमेंट करने हैं कि तमिलनाडु के सीएम और राज्यपाल कौन है। ठीक है, अंडर यूनियन बजट 2022 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेट टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जो 2022-23 का जो बजट है, तो केंद्र सरकार ने कितना बजट जारी किया? तो केंद्र सरकार ने जो बजट जारी किया 1,34,015 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाईवे की। तो जो हाईवे मिनिस्टर कौन है? हाईवे मिनिस्टर केंद्रीय सड़क परिवहन मिनिस्टर कौन है? तो वो है हमारे नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जो हैं हाईवे मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने ही हाइड्रोजन से चलने वाली जो बस है
उसकी शुरुआत की थी पुणे से। पुणे से हाइड्रोजन से चलने वाली, बिजली से चलने वाली जो बस है उनकी शुरुआत की थी। ठीक है, एक तो हाइड्रोजन से चलने वाली थी और एक वो बिजली से चलने वाली थी। ठीक है, अब एग्ज़ाम में ये हरियाणा से क्वेश्चन है, तो एक CNG से चलने वाली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक बीच में चलाई गई थी। तो पहले CNG से बात करते हैं, तो रोहतक से रेवाड़ी के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी 2015 के अंदर। ठीक है, 2015 के अंदर CNG से चलाई गई थी, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में ये ट्रायल बेस पर चलाई गई थी, अभी भी चलती है ये। ठीक है, और ये पूछ लिया जाए कि देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहाँ पर बना है, तो रोहतक के अंदर बनाया गया था। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, जो ट्रेन की जो पटरियाँ हैं उसको ऊपर उठा दिया जाता है, जैसे कि उसको एक ब्रिज पर ले जाया जाता है। जैसे आप मेट्रो, दिल्ली मेट्रो की आप देख सकते हैं, दिल्ली मेट्रो की जो मेट्रो रूट है वो क्या है, वो अधिकतर है वो एलिवेटेड है, ऊपर उठाए हुए हैं, पिलर्स के माध्यम से उसको ऊपर उठाया हुआ है। ठीक है, अभी कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर भी ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, कुरुक्षेत्र और कैथल के बीच में भी, यहाँ जल्दी वहाँ पर भी जो रेलवे ट्रैक है उसको एलिवेट कर दिया जाएगा, ऊपर उठा दिया जाएगा। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आगे बढ़ते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो डील करता है कि जो ड्यूरेशन बताता है पार्लियामेंट की, तो बता आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 के अंदर हम देखते हैं कि आर्टिकल 83 के अंदर हम देखते हैं कि वो जो ड्यूरेशन है पार्लियामेंट की, संसद की, वो बताने का काम करता है। अब आर्टिकल 73 का काम क्या है, 73, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड ऑप्शन से भी पूछे जा रहे हैं, तो है संघ की जो कार्यकारी शक्ति का भी जो विस्तार है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की शक्ति के बारे में है ये, कि उसका विस्तार कहाँ तक हो सकता है, वो आर्टिकल 73 में हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कृषि का भी मुद्दा चला था, जो कृषि बिल आए थे, तो वहाँ पर जो अधिकार, जो कृषि का जो विषय है वो राज्य सरकार के अंडर में आता है, लेकिन कुछ हद तक जो आर्टिकल 73 ये पावर देता है केंद्र सरकार को कि वो भी उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, किस हद तक, तो आर्टिकल 73 के अंदर आता है वो। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 63 की। तो आर्टिकल 63 क्या है, तो पहले हम 52 को समझते हैं। जो आर्टिकल 52 है उसमें राष्ट्रपति आता है। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन से में आता है, 52 में आता है, और राष्ट्रपति रहता कहाँ पर है, वो तो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। तो 52 को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है भवन में रहते हैं, 52 से राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। अब उनको जो है कि उनकी सहायता करने के लिए बंदे चाहिए, बंदे कितने लगे, 11 बंदे लगेंगे, 11 लगेंगे, तो कितना हो जाएगा, 63। तो 63 में क्या आ जाएगा, उनके नीचे उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 63 जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अभी राष्ट्रपति कहते हैं मेरे को कि सिर्फ राष्ट्रपति से नहीं काम चलेगा, मेरे को मंत्रिपरिषद भी चाहिए जो मेरी सहायता कर सके। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, 52 के अंदर फिर 11 जोड़ देते हैं, 52 + 11 + 11, तो ये कितना हो जाता है, 74 हो जाएगा। 63 + 70, 74 के अंदर मंत्रिपरिषद आ जाती है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे तो ये ट्रिक के माध्यम से हमें हमेशा याद रखेंगे रहेंगी। तो 74, आर्टिकल 74 के अंदर रहता है मंत्रिपरिषद से संबंधित है। ठीक है, और अब बात आती है राज्यपाल की। राज्यपाल जो है पूरे राज्य के अंदर राष्ट्रपति को अपना कंट्रोल भी चाहिए और राज्य भी देखने हैं, तो उसके लिए राज्य जो है ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, हम 11 नहीं करेंगे, हम 101 ऐड कर देंगे। तो हम जो हमारा जो भवन है 52, उसके अंदर 101 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 163 होगा, 153 होगा ना, कितना होगा, चलो करके देखते हैं, 153, तो कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। तो 153 के अंदर हमारा क्या आता है, 153 के अंदर हमारे राज्यपाल आते हैं। ठीक है, 153 के अंदर हमारे राज्यपाल का पद आता है आर्टिकल 153 के अंदर। ठीक है, तो हमें ऐसे याद कर सकते हैं, 52 में 52 + 11 राष्ट्रपति, उसमें 11 जोड़े मंत्रिपरिषद, 101 जोड़ा, तो क्या हो जाएगा, राज्यपाल आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम ट्रिक के माध्यम से हम जो भी रहेंगे उसको हम करेंगे। ठीक है, आगे आता है आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 का संबंध किससे, आर्टिकल 93 का जो संबंध है, जो लोकसभा और लोकसभा के जो चेयरमैन हैं और डिप्टी चेयरमैन हैं उनसे संबंधित है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के का जो पद है उससे संबंधित है। ठीक है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद से संबंधित है। ठीक है, कौन सा, आर्टिकल 93 का संबंध है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से संबंधित है। दोस्तों, आप वीडियोस की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ाकर देख सकते हैं, ताकि इसमें आपका टाइम जो है काफ़ी बच जाएगा। ठीक है,
आप इसकी स्पीड को बढ़ा लीजिएगा वीडियो की। आगे आता है द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर नागार्जुन कोंडा स्तूपा इज स्टेटेड। जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है नागार्जुन कोंडा, जहाँ भी स्तूप लगा हो वो बुद्धिस्ट से ही संबंध रहेगा उसका, ठीक है। नागार्जुन कोंडा का जो संबंध है वो कहाँ से, वो आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के हमने पढ़ा था कुचिपुड़ी जो डांस है वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अभी अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के अंदर क्या बन रहा है, पहली लॉ सिटी बन रही है। लॉ सिटी अगर कहाँ बन रही है, तो लॉ सिटी जो है आंध्र प्रदेश के अंदर बनाई गई है या बन रही है अभी, ठीक है। और अगर सबसे ज़्यादा अगर स्टार्टअप में जो अपील करता है, सबसे ज़्यादा अगर कंपनी के लिए जो इंडस्ट्री के लिए फ्रेंडली है, तो वो आंध्र प्रदेश ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन जुलाई 2022 इंद्रमीत गिल हैज़ अपॉइंटमेंट चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वर्ल्ड बैंक के जो है इंद्रमीत गिल वो क्या बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं चीफ इकोनॉमिस्ट बनाए गए हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि दो तरह की म्यूज़िक की फॉर्म होती है, एक तो कार्नाटिक होती है, एक कौन सी होती है कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता है। तो इन्होंने इसमें पूछा है कि कौन सी जो है कार्नाटिक म्यूज़िक कौन से होते हैं। तो कार्नाटिक म्यूज़िक इनमें से कौन से नहीं है, तो ध्रुपद नहीं है। ध्रुपद कौन सा है, ध्रुपद हमने पढ़ा था, ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक है। कौन सा है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, ठीक है। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है। अब बात करते हैं कार्नाटिक की कितनी फॉर्म होती है। कार्नाटिक की जो है 12 फॉर्म होती है, और इसके अंदर कौन कौन सी फॉर्म होंगी, ये एक होती है गीताम फॉर्म होती है, सलाउदी एक फॉर्म होती है, ठीक है। मैं सारी फॉर्म बता देता हूँ। एक होता है सवरजाट फॉर्म होती है कार्नाटिक म्यूज़िक की। आगे है वर्नाम होती है, ठीक है, वर्नाम एक फॉर्म होती है, ठीक है। और कीर्तनम एक फॉर्म होती है। ये जो कीर्तनम जो फॉर्म है वो कीर्तन से संबंधित है, जो कीर्तन वगैरह जो होते हैं उनसे संबंधित है कीर्तनम फॉर्म, ठीक है। एक होती है पाड़ा, जोवली, तिलाना। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इनसे डीपली में पूछा जा रहा है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तनम, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म है, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि याद रहे। ऐसे शायद याद नहीं हो पाएगा, इसको बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। 5-10 मिनट की वीडियो होगी जिसमें ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, कार्नाटिक म्यूज़िक की फॉर्म कौन सी नहीं है, तो वह ध्रुपद नहीं है, ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक की फॉर्म है। और जो कार्नाटिक म्यूज़िक के टाइप कौन से, कीर्तनम हो गया, वर्णम हो गया और जाटिवरम हो गया, ठीक है, जातिस्वरम, ठीक है। आगे आता है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ डैश वाज बेस्ड अपॉन द महालोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ। कौन सा ऐसा है कि जो महालोबिस मॉडल पर डिपेंड करता है, जहाँ पर इंडस्ट्री पॉलिसी के रिजोल्यूशन से संबंधित हैं। तो है 1956 के अंदर लाया गया था, ठीक है, पीसी महालोबिस मॉडल। ये जो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, वो महालोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और पहली हमारे हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी, ये दूसरी जो है महालोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें क्या था कि हमारा औद्योगिक और कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित थी, ठीक है। 1956 के अंदर ये लाई गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना हमारे 1952 को लागू हुई थी, ठीक है। 1950 से 56 तक के बीच में चली। उस बीच में प्लानिंग कमीशन भी लाया गया था जो इसको रेगुलेट करने का काम करता था, ठीक है। आगे है इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर द हेमिस्फीयर डोम इज नोन एज। जो हेमिस्फीयर डोम होता है, जो ऐसा होता है, उसका नाम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंडा, उसको बोलते हैं। इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंदर जो हेमिस्फीयर डोम होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको नाम से अंडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हरिकेन द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर मस्ट बी अबव। जो हरिकेन होता है, हरिकेन क्या होता है, साइक्लोन होता है, ठीक है। और ये साइक्लोन कहाँ पर होता है, ये अमेरिका में, यूएसए में, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा के अंदर ये आता है, कनाडा के अंदर ये आता है, ठीक है। इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए ओशन के अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ पर आता है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है हरिकेन जो है कहाँ पर आता है, तो वो यूएसए, मेक्सिको, कनाडा के अंदर आता है। विली विली भी पूछ लिया जाता है, विली विली कहाँ पर आता है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो विली विली आता है, ठीक है। विली विली उनको बोला जाता है या आता है, ठीक है। आगे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली ऑफ गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो हाईएस्ट पीक की लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर है, ठीक है, 1722 मीटर। और ये जो पीक है ये कहाँ पर है, ये जो राजस्थान का जो अलवर ज़िला है वहाँ पर ये है, ठीक है, राजस्थान के अंदर है। ये सबसे जो ऊंचाई है इसकी गुरु शिखर की 1722 मीटर। अब ये हरियाणा का एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि हरियाणा के अंदर अरावली की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी जस्ट अभी पूछा गया है क्वेश्चन है। तो हरियाणा की जो डोसी की पहाड़ियाँ हैं, डोसी की जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई जो अरावली शिखर की सबसे ज़्यादा है हरियाणा के अंदर, ठीक है। डोसी की पहाड़ी सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है, तो डोसी की पहाड़ी का आएगा, ठीक है। आगे है डोला बनर्जी, और डोला बनर्जी जयंता तालुलकर, जो डोला बनर्जी जो जयंता तालुलकर है, इनका संबंध कौन से गेम से, तो वह आर्चरी से संबंध रखते हैं, ठीक है। आर्चरी का तीरंदाजी से इनका संबंध है, ठीक है, तीरंदाजी से इनका संबंध है डोला बनर्जी और जयंता ठाकुर तालुलकर का। अब ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसके अंदर ना तो आर्चरी को ऐड किया गया था, आर्चरी को और शूटिंग को जगह नहीं मिली थी उसके अंदर है, ठीक है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे नेक्स्ट 2026 के अंदर, उसके अंदर आर्चरी को हटा, उसके अंदर क्या किया है, कुश्ती को हटा दिया गया है, ठीक है। कुश्ती को उसमें जगह नहीं दी। अब कुश्ती को जगह नहीं दी गई तो इंडिया को मेडल वैसे भी नहीं आएंगे। आर्चरी को भी आपने हटा दिया है और कुश्ती को भी आपने हटा दिया। ये एक ट्रिक होती है जिससे देशों को पीछे किया जा सकता है। हर जो देश होता है ना, जो उसको होस्ट करता है, उसके पास एक अधिकार होता है जिसके माध्यम से वो कुछ जो गेम्स हैं उनको हटा सकता है, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के सबसे ज़्यादा अगर गोल्ड मेडल्स या मेडल्स सबसे ज़्यादा कब कौन से उसमें आए थे, 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम इंडिया के अंदर हुआ था, तब सबसे ज़्यादा मेडल्स आए थे इंडिया के कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, ठीक है। अब आगे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ 280 का संबंध किससे, आर्टिकल 280 का संबंध किससे है, तो वह फाइनेंस कमीशन से है, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, वो 315 आर्टिकल है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, तो इसके लिए आर्टिकल रहेगा, अब आपको बताना है, ठीक है, 324 मैं बता देता हूँ, 324 ए और बी, इसको आप डिटेल में आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है उसकी स्थापना की गई है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए और नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब के लिए 2003 के अंदर ही लाया गया था, 2004 में लागू किया। इसके बारे में डिटेल में आगे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे अगर ये आया है अब की बार, तो इसी ऑप्शन से दूसरे क्वेश्चन जो अगले नेक्स्ट पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसके बारे में उसी पेपर में हम डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। द टर्म हिंदुस्तानी एंड कार्नाटिक अमर्ज फॉर द फर्स्ट टाइम इन संगीत सुधाकर, रिटन इन 14th सेंचुरी AD बाय हरिपाला। जो है ये जो इन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तानी और जो कार्नाटिक म्यूज़िक है तो उनको अमर्ज कर दिया था, ठीक है। उनको किसके अंदर कर दिया, संगीत सुधाकर में, ठीक है। जो रिटन किसके द्वारा रिटन किया गया था, हरिपाला के द्वारा रिटन किया गया था, ठीक है, 14वीं शताब्दी के अंदर, 14वीं ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। तो ये देख लेना आप, 14th सेंचुरी शताब्दी के अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द टेक ज्ञान, जो गूगल है, गूगल के द्वारा 75वां जो हमने अमृत महोत्सव बनाया था, तो उसके लिए जो गूगल ने भी अपना इनिशिएटिव दिया था वो उसको दिया था इंडिया की उड़ान। गूगल के डूडल पर भी ये चल रहा था, ये इंडिया की उड़ान, ठीक है। रेलवे की को अगर रेलवे को वाईफाई बनाने का जो काम कर रही है वो गूगल ही कर रही है। आप देखेंगे रेलवे पर जाकर, वहाँ पर जो वाईफाई लगेंगे वहाँ पर गूगल का मार्क आपको दिखेगा,
ठीक है। थ्रू विच स्टेट डज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री इज़ नॉट पास। तो मध्य बिहार से जो जो मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो पास नहीं करती है। कौन कौन से देशों से पास करती है? तो यह उत्तर प्रदेश से पास करती है, मध्य प्रदेश से और आंध्र प्रदेश से। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से भी पास करती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी पास करती हैं, 4 राज्यों से पास करती है, ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, 6 राज्य जो हैं यहाँ से ये पास करती हैं। ये है क्या, ये जो लाइन है ना जो इस वर्टिकल फॉर्म में, वो इंडिया का जो नक्शा है ऐसे पास करती है, ठीक है। Namaste is the acronym for the Central Sector Scheme of the Ministry of the Social Justice and Empowerment, which is a joint initiative of Ministry of Social Justice, Environment and the Ministry of the Housing and Urban। इन्होंने एक, मैं सीधा बता देता हूँ, नेशनल जो नमस्ते इनिशिएटिव है, जो ये कार्यक्रम चलाया गया है, किसके द्वारा चलाया गया है? ये चलाया गया है हमारी जो अर्बन मंत्रालय, हाउसिंग और अर्बन मंत्रालय और जो सोशल जस्टिस मंत्रालय, दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव चलाया जिसका नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। यानी कि जो उसको पूरा साफ़ सुथरा और जो वायरस फ्री जैसे सैनिटाइजेशन अभी चला था, सैनिटाइजेशन के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था दोनों के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और जो है अर्बन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, बुइया, चालो, वांचो और पासी आर ट्राइबल डांस इंस्टीट्यूट विच स्टेट। जो ट्राइबल डांस है वो कौन से राज्य के अंदर किए जाते हैं? बुइया, चालो, वांचो और पासी और कोंकी कौन से राज्य के अंदर किए जाते हैं? तो ये डांस किए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर किए जाते हैं, ठीक है, ट्राइबल डांस। आगे बढ़ते हैं, फोमो। फोमो क्या है? फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। फोमो इज सिंड्रोम इज ए psychological disorder characterized by anxiety and stress as a result of fearing that you are missing out some important exciting experience। what is the full form of FOMO? FOMO क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको एंजाइटी होता है, स्ट्रेस रहता है, इसके जो इम्पोर्टेंट जो एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, उसको भूल जाने का काम करता है, ठीक है। फियर ऑफ मी, उसको डर लगता है कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, ठीक है। हम नॉर्मली आपने मूवी वगैरह में देखा कि तुमको फोमो हो गया है, तुमको ऐसा लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो, ऐसा डर लगने लग जाता है उस व्यक्ति को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु सक्सेस राजा राम मोहन राय एज द लीडर ऑफ ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और इनकी जगह पर कौन आए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर आए थे, ठीक है। इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया था। ये क्या थे? ये एक नेता भी थे और ये एक देवेंद्रनाथ टैगोर थे जो रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। कहीं पर दादाजी लिखा है, कहीं पर फादर भी लिखा है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो दादाजी बताए जाते हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के इन्होंने ब्रह्म समाज के जो इस राजा राम मोहन के बाद में इन्होंने ये ब्रह्म समाज को संभालने की लीडरशिप इनकी की थी ब्रह्म समाज की, ठीक है। अब ये पूछ लिया जा सकता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। सती प्रथा के अंदर जो है, सती प्रथा जो है उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ में इन्होंने काम करके सती प्रथा पर बैन लगवाने का काम किया था। सती प्रथा पर बैन लगवाने का इन्होंने काम किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एज पर टाइम इन ए आर्टिफिशियल नॉन सेग्रीफाइड विंटर ऑफ मोलिकुलर फार्मूला, ये जो थोड़ा सा एंड फाइन फार्मूला C14H18N2O5 इन यूज इन फूड एंड बेवरेज ऑफ एज ए शुगर सब्स्टिट्यूट। तो ये जो है ये इसका ये फार्मूला का यूज़ किस लिए किया जाता है? जो कि जैसे कि दोबारा से मैं बता देता हूँ, एज पर टाइम इन आर्टिफिशियल नॉन सेक्रेटरी, जैसे कि हमें सेब है या कोई एप्पल सेब है बनाना है, उनका जो शुगर्स वैसे ही इनका टेस्ट लाने के लिए ये फार्मूला का यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? इसका फार्मूला का C14H18N2O5 का, ठीक है।
आगे क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्गिट्यूड वैलीज लाइंग बिटवीन द शिवालिक्स एंड द लेजर हिमालय आर नोन एज। तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, द लॉन्गिट्यूड वैली लाइंग्स बिटवीन द शिवालिक और निमन हिमालय और शिवालिक के बीच में जो पहाड़ी पाई जाती है उसको किस नाम से जाने थे? उसको दून के नाम से जानते हैं। ये दून है कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर ये दून की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उत्तराखंड में ये दून की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। आगे पूछा जा सकता, आगे क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज ए डिसीज ऑफ गोइटर। गोइटर का जो रोग हो जाता है किसकी कमी की वजह से? तो आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर रोग हो जाता है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर जो है गलसोंद की बीमारी भी इसको बोल दिया जाता है। गले का जो आगे का जो भाग है वो गले, जैसे ये गला है तो उसको आगे भाग इतना बढ़ जाता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाज रेज्ड फ्रॉम 40%। जो 1991 के अंदर जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक पॉलिसी ले आई थी। अगर वो नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर वो पॉलिसी नहीं लेकर आते तो इंडिया की जो हालत काफ़ी ख़राब हो जाती। इन्होंने एक हफ्ते पहले ही इंडिया की, अगर एक हफ्ते से ज़्यादा अगर वो नहीं संभालते, मनमोहन सिंह एक्शन नहीं लेते तो आज इंडिया जो इस पोजीशन पर शायद अभी ना होता। काफ़ी क्राइसिस इंडिया के अंदर आते, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इन्होंने क्या किया था, जो इकोनॉमिक जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो FDI है, इसको क्या किया था, 100% कर दिया था, ठीक है। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इन्होंने 40% से 100% करने का काम किया था। और उससे क्या, बहुत सी कंपनियों ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। जो खजाने जो खाली हो चुके थे, इंडिया को जब अपना गोल्ड रखने तक की नौबत आ चुकी थी तो वो नौबत टल चुकी थी, ठीक है। अर्थशास्त्री थे, शास्त्री हैं जो मनमोहन सिंह जी थे, नहीं अभी है, ठीक है, मनमोहन सिंह। आगे है, द नॉर्मल हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इज़ फ्रॉम 0 to 140 डेसिबल। यानी कि जो अगर हम नॉर्मल जो आदमी है अगर 0 से 140 तक सुन सकता है, 0 से 140 तक उसको सुनाई अच्छे से सुनाई देता है, ठीक है, एक व्यक्ति को। डेसिबल 0 से 140 डेसिबल। द फर्स्ट एवर 5-year प्लान was सक्सेसफुल एंड अचीव्ड एज ए ग्रोथ रेट ऑफ 3.6%, मोर देन इट्स टारगेट ऑफ 2.1%, ठीक है। तो जो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर टारगेट रखा गया था 2.1% का, ठीक है। ये कृषि पर आधारित है, इसमें क्या था, कृषि का विकास करना था। और इसमें ग्रोथ रेट हमने 2.1% रखी थी, लेकिन हासिल हमें क्या हुई, हमें हासिल हुई 3.6%, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ, ये इसको जो योजना को ये जो योजना थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये योजना आधारित थी। अब जैसे मैंने कहा कृषि पर आधारित, तो कृषि के लिए इसमें काम क्या किए गए, तो कृषि के लिए काम किए गए, इसमें भाखड़ा बांध बनाया गया, भाखड़ा बांध, ठीक है, भाखड़ा बांध बनाया जाता है। दामोदर घाटी योजना शुरू की जाती है, दामोदर घाटी योजना, ठीक है। और इसके अलावा हीराकुंड बांध बनाया जाता है, हीराकुंड बांध। ये सभी कृषि से संबंधित हैं, ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर आए थे। जब इसका जो उद्घाटन किया गया था भाखड़ा बांध का, तब जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें भारत के मंदिर कहकर संबोधित किया था। जो बांध है, बांध को भारत के मंदिर के नाम से संबोधित करने का काम किया था जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि इन्होंने जो कृषि की जो समस्या है, पानी की जो समस्या को बहुत कम कर दिया था, काफ़ी कम कर दिया था। बाढ़ की समस्याओं से अकाल से मुक्ति दिलाने का काम किया। इसके साथ साथ बिजली भी जो है लोगों को मिली डैम से, ठीक है, वहाँ पर जो टरबाइन लगाकर जो बिजली पैदा की वो उससे बेनिफिट मिला। इसलिए भारत के मंदिर के नाम से जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे ज़्यादा अगर प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला काफ़ी दिनों तक, वो जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। अगर आप बात देखते हैं IIM देखते हैं, IIT देखते हैं, तो वो इनकी जो स्थापना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। और चंडीगढ़ का जो मॉडल लाया गया था, चंडीगढ़ भी की स्थापना भी जो किसने की थी, वो भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ठीक है। उनके सपनों का शहर ये कहा जाता है चंडीगढ़ को। और आप कमेंट में बता सकते हैं चंडीगढ़ के जो आर्किटेक्चर थे वो कौन थे, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, चंडीगढ़ के जो आर्किटेक्चर थे वो फ्रांस के ली कार्बूजियर थे। है तो वो स्विट्ज़रलैंड के थे, लेकिन उन्होंने सदस्यता जो है वो नागरिकता वहाँ की ले ली थी, फ्रांस की। ली कार्बूजियर नहीं, ली कार्बूजियर थे, ठीक है, बूजियर। कहते हैं हड़प्पा के अंदर जो डिज़ाइन तैयार किया गया था, कैसे घर बनाए गए थे, वैसे ही
मॉडल जो है इन्होंने अपने चंडीगढ़ मॉडल के अंदर बनाया था। जो नमस्ते का आपने देखते हैं हाथ का जो निशान देखते हो, ये पूछ लेता हाथ का निशान किस शहर का है, तो हाथ का जो निशान है वो चंडीगढ़ का नक्शा है। ठीक है। एज पर यूनियन बजट 2022-23 स्टेट्स विल अलाउड ए फिजिकल डेफिसिट ऑफ डैश GSDP ऑफ विच 0.5% विल बी ट्राइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म। जो पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए जो बजट है वो कितना बढ़ा दिया गया, फिजिकल डेफिशिएट ऑफ जी, वो जो फिजिकल डेफिशिएट है वो 1.5% से 4%, 0.5% फॉर एज पर यूनियन बजट द स्टेट विल अलाउड फिजिकल डेफिशिएट। फिजिकल डेफिशिएट क्या था, जो घाटा होता है, जो 4% ऑफ GSDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4% है, उसको 0.5% लाने के का जो है सरकार का 2022-23 का बजट है। ठीक है, घाटे को कम करना है। आगे है इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन कौशिक राजशंकर। मैं आपको सीधा बता देता हूँ, जो कौशिक राजेश खेरा हैं, तो वो क्या है, जो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी है उसके अंदर प्रोफेसर हैं। उनको एक पुरस्कार मिला है जुलाई 2022 के अंदर, वो ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार मिला है कौशिक राजशेखर को। ठीक है, कौशिक राजशेखर को ये पुरस्कार मिला है, ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, यहाँ पर उनका जन्म हुआ है। ठीक है। आगे है द ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर इंडिया की रैंकिंग तीसरी रैंकिंग आ गई है। ठीक है, तीसरे नंबर पर इंडिया है। और अब बात करते हैं रिन्यूएबल की, बात करते हैं तो इंडिया जो है, इंडिया का जो सौर ऊर्जा प्लांट, जो सौर ऊर्जा का जो हेडक्वार्टर है, जो सोलर अलायंस कंट्री का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इंडिया के अंदर एक ही हेडक्वार्टर है, वो है गुरुग्राम के अंदर है, जो इंटरनेशनल लेवल का है, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है। आगे है रिसर्चर्स ऑफ विच IIT अलॉन्ग विद द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सक्सेसफुली 3D प्रिंटेड एंड आर्टिफिशियल कॉर्निया एंड प्लेस इट इन ए रैबिट आई फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एवर इन इंडिया। इन्होंने क्या किया है, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी होता है, ये कि इनका ट्रायल ही था। इसमें क्या था कि जो मान लीजिए किसी की आँख ख़राब हो जाती है, किसी आँख फूट जाती है, तो क्या पत्थर की आँख जो है लगाई जाती थी, पत्थर की आँख उस व्यक्ति को लगाई जाती थी, उसको कहते काफ़ी डरावना लगता था। तो हैदराबाद IIT ने उसको क्या किया कि उन्होंने एक 3D प्रिंटेड कार्निया विकसित किया, जिससे वो उसको दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो आँख जो है वो वैसी ही लगती है, तो डरावनी नहीं लगती है, कि किसी को पता भी नहीं चलता कि इसकी जो आँख है उसमें प्रॉब्लम है, उसकी आइज़ में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो खरगोश है उसके अंदर ये ट्रायल किया गया था, खरगोश को ये आँख जो लगाई गई थी। ठीक है, 3D प्रिंटेड कार्निया वाली आइज़। तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है वो, उनको किसी को पता भी नहीं लगेगा कि इनकी आँखें में प्रॉब्लम है, और 3D जो पत्थर की आँखों की बजाय जो 3D प्रिंटेड कार्निया है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द प्लेयर इन वाटर पोलो। फील्ड प्लेयर कितने हैं वाटर पोलो के अंदर, तो 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पानी के अंदर जो है वो बास्केटबॉल टाइप में खेला जाता है। ठीक है, बास्केटबॉल होता है, बास्केटबॉल की तरह उसमें डाला जाता है। ठीक है। अब ये सिंपल पूछ लिया जाए कि पोलो के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, तो पोलो के अंदर 4 प्लेयर होते हैं। ठीक है, 4 प्लेयर होते हैं, और ये घोड़े पर खेला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंडियन नेशनल गेम्स शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 27 सितंबर 2022 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 के बीच में होंगे। ये कौन सा एडिशन है, वो 36वां एडिशन है। ठीक है, और ये जो 36वां एडिशन कहाँ पर खेला जाएगा, ये खेला जाएगा गुजरात के अंदर खेला जाएगा। ठीक है, गुजरात के अंदर होगा। ठीक है, अभी गुजरात ने 21-22 की जो नेशनल गेम पॉलिसी भी लेकर आया अपने राज्य के लिए, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात नेशनल गेम्स ये पूछ लेता, नेशनल गेम्स कहाँ पर हुए थे, तो नेशनल गेम गुजरात के अंदर थे। कितने नंबर के गेम्स थे, वो 36 नंबर के गेम्स थे। और ये कब से कब तक हुए, तो 27 सितंबर 2022 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 के बीच में खेले गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डैश इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिजर्व। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जो रिजर्व की कमी पड़ जाती है, तो रेपो रेट पर जो है मनी जो है, रेपो रेट पर अगर कमी पड़ जाती है, बैंक वापस जो है रिजर्व बैंक को जो पैसे देते हैं,
तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रेपो रेट पर बोलते हैं। ठीक है, रेपो रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ द रिजर्व। जो उनके पास में कमी पड़ जाती है बैंक के पास में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, द फर्स्ट ब्रिक्स एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीट वाज ऑर्गेनाइज इन 13 जुलाई 2022। 13 जुलाई 2022 को जो पहली एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो हेल्ड की गई है। कहाँ पर की गई थी? वो चाइना के अंदर की गई थी। ठीक है, अब ये पूछ लिए थे पहला होली शहर किसे घोषित किया गया है ब्रिक्स का, तो वो है चाइना को हमारा जो वाराणसी शहर है उसको पहला होली सिटी घोषित किया गया ब्रिक्स की। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाए ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई है भाई 16 जून 2009 के अंदर ब्रिक्स की स्थापना होती है। पहले इसके अंदर ब्रिक कंट्रियाँ होती हैं। ब्रिक कौन सी कंट्री थी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, 3 थी। फिर 2011 के अंदर क्या होता है कि साउथ अफ्रीका कहता है मुझे भी ऐड कर लो, तो उसको 2011 के अंदर उसको भी ऐड कर लिया, तो ये ब्रिक्स बन गया। फिर देश आते गए, वो कहते हैं मुझे भी ऐड करो, मुझे भी ऐड करो, तो उसको बोलता है कि भाई अब कुछ नहीं ऐड होगा, अब सिर्फ प्लस लगेगा, नाम ऐड नहीं होता, ब्रिक्स प्लस हो जाता है। ठीक है, 16 जून 2009 को। अब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली जो सबमिट हुई थी ब्रिक्स वो कहाँ पर हुई थी? तो रशिया के अंदर हुई थी। ठीक है, रशिया के अंदर हुई थी। और साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी, सबमिट जो हुई थी वो हुई थी चाइना के अंदर। ठीक है, पहली चाइना में 2009 में, 2011 में हुई थी वो चाइना के अंदर हुई थी। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 70 जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको किस एक्ट ने इसकी जगह ली थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। ठीक है, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784। ठीक है, आगे क्वेश्चन है द अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 द नंबर ऑफ द इंडस्ट्री दैट वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वाज डिस्कस फ्रॉम 17 to 3। जो पब्लिक सेक्टर की जो कुछ कंपनियां हैं कि यहाँ पर पब्लिक जो सरकार ही वहाँ पर अपना जो सेक्टर स्थापित करेंगे, तो वो पहले 17 थी, अब उसको 3 कर दिया गया है। ठीक है, अब उसको 17 से 3 कर दिया गया था। 91 के जो मनमोहन सिंह की जो पॉलिसी लाए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें इंडिया को इकोनॉमिक डाइजेस्टर से बचाने का काम किया था, तो उसके अंदर जो रिजर्व सेक्टर की जो कंपनियां थी, जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी 17 से उसको 3 कर दिया गया था। ठीक है, आगे है एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी इन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन इन ह्यूमन डाइट। मान लीजिए कि अगर किसी के शरीर के अंदर विटामिन के की कमी है तो क्या होगा? क्या उससे जो रक्त का थक्का नहीं बनेगा? ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा? ब्लड जो है बाहर आता जाएगा। ठीक है, इससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है अगर रक्त का थक्का नहीं जमता है तो। ठीक है, अभी एक ट्रिक है, आप जानते हैं इस विटामिन के का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा रूपा रानी ट्रिकी, पिंकी, लवली चौबे, न्यामिन साइका, ये मेंबर्स हैं। ये गेम ऐड किया था, उस गेम का नाम है, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम के अंदर एक गेम ऐड किया गया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लॉन बॉल्स। लॉन बॉल्स में अंदर क्या होता है? एक बॉल होती है। ठीक है, ये खड्डा होता है, इसके अंदर बॉल क्या होता है कि 4 प्लेयर होते हैं, वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके उस बॉल को उसके अंदर डालना होता है। ठीक है, पहली बार ये गेम लाई गई थी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, लॉन बॉल्स, और इसके अंदर रूपा रानी ट्रिकी, पिंकी, लवली और न्यामिनी साका, इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका को इन्होंने हराया था इसमें। चारोन्स इज़ द मून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट, यानी कि जो चारोन्स है वो किसका प्लानट है, किसका चंद्रमा है? तो वो है प्लूटो का। ठीक है, प्लूटो को अभी थोड़े दिन पहले इनको क्या कर दिया गया था कि डार्क प्लानट में डाल दिया गया, अब दोबारा से फिर से उसको प्लानट जो घोषित कर दिया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है चारण। ठीक है, और इससे पहले पूछा गया था कि किसका सूर्य सबसे बड़ा है, एक एग्ज़ाम के अंदर चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर पूछा गया था किसका सूर्य जो है सबसे बड़ा है, तो वो शनि का सूर्य सबसे बड़ा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पास ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया रेगुलेट द इंडियन लेबर लॉ विद रिगार्ड टू ट्रेड यूनियन एज वेल एज इंडिविजुअल वर्कमैन। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को ख़त्म करने, जो वर्कर हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में जो डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट
1947 लाया गया था, ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर, या ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये रूल लाया गया था। ठीक है, इंडियन लेबर लॉ लाया गया था। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन है और जो वर्कर हैं वो अच्छे से काम कर सकें के लिए लाया गया था, और कंपनी के बीच में उनका अच्छा संबंध रहे। ठीक है, आगे है रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्सपोजर लिमिट फॉर मोबाइल फ़ोन यूज़र आर गिवन इन टर्म्स ऑफ SAR। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उस एक्सपोजर को लिमिट करने का काम करती है मोबाइल फ़ोन के अंदर, उसका नाम क्या है, उस SR का नाम क्या है, वो है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट उसका नाम है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन से हमने कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए हैं, और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आने वाले जो हरियाणा हाईकोर्ट का एग्ज़ाम होगा उसमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, आप इसको जो स्पीड है उसको बढ़ाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप आपका इस एग्ज़ाम के द्वारा आपको ये अच्छी जॉब लग जाएगी हाई कोर्ट के अंदर। धन्यवाद।